रावलाल जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि गाजियाबाद में चेंज करने की बात चल रही है। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि मेरठ में भी चेंज करने की बात चल रही है। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि पीलीभीत और सुल्तानपुर, इन दोनों में से कोई एक टिकट वरुण गांधी को देना पड़ेगा या उनकी मां को देना पड़ेगा, नहीं तो दोनों विरोध कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से पीलीभीत का टिकट कट रहा है। आप क्या मानते हैं, बीजेपी क्या वीके सिंह को दोहरा रही है? आपके पास ये सूचना है क्या? क्या अरुण गोविल या कुमार विश्वास मेरठ से लड़ सकते हैं? और क्या अरुण गोविल का टिकट मिलना तय है? और साथ ही साथ मैनपुरी भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि कहा जा रहा है कि दो बहुएं आमने सामने होंगी, अपर्णा यादव डिंपल यादव के सामने होंगी। इसकी क्या सच्चाई है, जरा इस पर प्रकाश डालें। पंकज जी, आपके मूल प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने शुरुआत में अपने भूमिका में एक आरएसएस के हवाले से जो चीज रखी थी प्रथम सूची को लेके, कि प्रथम सूची के कई नामों पे आरएसएस ने आपत्ति जता दी। और आपको याद होगा कि जब प्रथम सूची जारी हुई थी बीजेपी की, तब हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने तुलना की थी कि उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा सीट की और एक हमने झारखंड के लोहरदगा सीट की तुलना की थी पंकज जी आपके कार्यक्रम में, कि सलेमपुर में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वहां पे जो सांसद है कुशवाहा जी का, चूंकि वो 2 बार के सांसद और उनके पिताजी भी 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और वहां बच्चा बच्चा जो है कि उनका विरोध कर रहा है। और ये बातें कल आरएसएस के तरफ से भी ये आपत्तियां प्रकट की गई, जबकि वही हमने कहा था कि लोहरदगा सीट पे झारखंड में वहां पे हल्का फल्का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, टिकटें काट ली गई थी। तब मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के टिकटों को बांटने में या तो बीजेपी में कॉन्फिडेंस की कमी रही है या वो किसी हड़बड़ी में आ गई। तो वो चीजें जो है कि आज प्रमाणित होते हुए दिख रही है। खुद आरएसएस भी इन चीजों को मान भी रहा है और अलग अलग जगह जो आंतरिक विरोध हो रहा है वो भी हो रहा है। अब मैं आता हूं सबसे पहले मैनपुरी सीट पे। देखिए पंकज जी, मीडिया डोमेन में तमाम जगह से जो चर्चाएं हो रही है वहां पे बड़ी चर्चा है कि एक तरह से डिंपल यादव बनाम अपर्णा यादव जो है कि वो चुनाव करा दिया जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारने का फैसला लेती है तो मीडिया डोमेन में सुर्खियां बटोरने के हिसाब से तो पंकज जी ये खबर सही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो पूरे सबों को पता है कि अपर्णा यादव जो है कि उनकी क्या स्थिति है। उस पूरे जो बेल्ट है, वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है, वहां पे उनको कितना ज्यादा जो है कि वो समाजवादी पार्टी के बहू के रूप में या मुलायम सिंह यादव के बहू के रूप में उन्हें कितना स्वीकार किया जा रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर पार्टी ये निर्णय लेगी तो ये सुर्खियां बटोरने वाला निर्णय होगा, लेकिन सीट हारने वाला निर्णय होगा। तो अगर बीजेपी 80 बनाम 80 सीटें अपने पास रखना चाहती है तो यह निर्णय बेहतर नहीं होगा उन्हें। अब मैं आता हूं आपके गाजियाबाद वाले सीट पे। देखिए, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को लेके भी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काफी ज्यादा हाई है और पार्टी में उनके तमाम जो यहाँ के विधायक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो जनता की तरफ से भी विरोध है, विधायक की तरफ से भी विरोध है। तो क्या पार्टी इन तमाम विरोधों के बावजूद जनरल वीके सिंह को टिकट देगी? हमें नहीं लग रहा कि जनरल वीके सिंह को टिकट देगी। अगर टिकट देगी तो फिर यह भी एक तरह से बीजेपी के गलती दोहराने वाले सूची में ही ये पूरा का पूरा प्रकरण भी दर्ज हो जाएगा। ऐसे स्थिति में देखिए, अब अरुण गोविल वगैरह का नाम आ रहा है कि रामायण का मामला हो सकता है राम मंदिर के प्रकरण को भुनाने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में राम लहर जैसी स्थिति हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम लहर जैसी स्थिति नहीं है। तो अगर अरुण गोविल को लाने की चर्चा हो रही है तो फिर आप सोच लीजिए कि राम लहर को बनाने की बीजेपी की फिर से कोशिश हो सकती है। हालांकि वो एक नए उम्मीदवार होंगे तो जनरल वीके सिंह से तो बेहतर ही होंगे, लेकिन उनके नाम पे भी सीधे सीधे किसी नए व्यक्ति को आप अगर गाजियाबाद जैसे जगह पे आप उतार लेते हैं जहां पे जनरल वीके सिंह पहले से रहे हैं, तो बीजेपी को थोड़ा वहां पे भी सोचना पड़ेगा। देखिए, ये जो 24-25 सीटें बची हुई है ना पंकज जी, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी के गले में बिल्कुल एक फांस की तरह है। यहाँ पे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है कि आप अगर निर्णय में थोड़ी भी गड़बड़ी करते हैं तो ये सीटें आपके हाथ से बिल्कुल जाते हुए नजर आती हैं। तो हमें लग रहा है कि गाजियाबाद को लेकर भी बीजेपी कुछ बेहतर निर्णय यहाँ को लेकर भी करेगी। मेरठ को लेकर जो तमाम निर्णय हम लोग देख रहे हैं
मेरठ में देखिए, उनका मेरठ में भी उनका टिकट कटना बिल्कुल पक्का है। वहां पे ही कई सारे नाम वहां पे भी घूम रहे हैं। तो वो अरुण गोविल का नाम मेरठ के संदर्भ में वहां पे चर्चा में चल रही है, वो कि वो उनको लाया जाए। लेकिन हमें लग रहा है कि वहां पे कुछ ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी अगर लाने का प्रयास करेगी जो थोड़ा पश्चिमी यूपी में और अन्य सीटों को भी प्रभावित कर सके। तो देखिए उसमें वो क्या करता है। लेकिन इन जगहों पे टिकट खतरे में है। और बृजभूषण शरण सिंह जी को, जो उनका कैसरगंज का टिकट है, अब देखिए प्रधानमंत्री ने फिर से जो है वो राहुल गांधी के शक्ति शब्द का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल एक अलग संदर्भ में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, प्रधानमंत्री उसको नारी शक्ति की तरफ ले गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही नारी शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पे बृजभूषण शरण सिंह होते हैं। तो इसलिए बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिले, आज के परिस्थिति में जो इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, मैं मानता हूं पंकज जी ये बिल्कुल एक असंभव स्थिति होगी। इसलिए उनका टिकट कटना, तो अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसमें उनका टिकट कटना 100% तय माना जाना चाहिए। अगर बीजेपी वहां पर उन्हें टिकट देती है तो ठीक है कि आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव है, लाभ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री जो तमाम संवेदना प्रकट कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम आरोप फिर प्रधानमंत्री के ऊपर ही लगने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट ओपनिंग कमेंट में तो कुछ मैं इन्हीं तथ्यों को रखना चाहूंगा। नहीं, इन तथ्यों को आपने रखा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, प्रधानमंत्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, और जिस तरीके से अन्य पार्टियों ने उस मौके को इग्नोर किया, तो मुझे लगता है बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश तो जरूर करेगी। और अरुण गोविल को उतारने का मतलब है कि सिंबॉलिकली ये जताने की कोशिश करेगी कि देखिए राम भी हमारे साथ हैं। सुमित्रा गोयनका जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि 25 सीटों को लेकर के बीजेपी में इतना ज्यादा कशमकश क्यों है? वजह क्या है? बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है? कहां पर मामला फंस रहा है? कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है कि उनकी टिकटें कट सकती हैं। जैसे समझ में आता है कि वरुण गांधी ने बहुत पार्टी का विरोध किया तो उनकी टिकट कट सकती है। उनकी मां लंबे समय से सांसद हैं, उनका टिकट कट सकता है। यह बात समझ में आती है। लेकिन देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट क्यों कट रहा है, ये या क्यों फंसा हुआ है, यह समझ से परे है। वीके सिंह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। मैं ऐसा सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप पहला चरण भी देख लें तो पहले चरण में पीलीभीत में भी चुनाव होना, और अभी तक पीलीभीत से कौन लड़ेगा ये क्लियर नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी जिन चीजों के लिए जानी जाती है कि बीजेपी डिसाइसिव है, बीजेपी निर्णय लेती है और तुरंत निर्णय लेती है और जो लेती है उस पर चल पड़ती है, ऐसे में सवाल उठता है कि 25 सीटों को लेकर के इतने असमंजस की स्थिति क्यों है? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ हाँ आपको बोलिए। सुनाई दे? हाँ हाँ जी। तो देखिए पंकज जी, पहले तो मैं नहीं मानती कि बीजेपी किसी भी तरह के असमंजस पोजीशन में अभी है। वो जो भी डिसीजन ले रही है, इसके बारे में किसी को बाहर पता नहीं होता है। जो हम जो अटकलें लगाते हैं कि इस सीट से इसको मिलेगा ही, इस सीट से उसको मिलेगा ही, हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली के केस में अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोगों के नाम कट गए। दिल्ली में से भी 6 सीटों पे पूरे ऐसे कैंडिडेट आ गए जिनकी हमें अपेक्षा ही नहीं थी। तो इस तरीके का जो बीजेपी डिसीजन ले रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई भी बैठ के, कोई भी पैनलिस्ट इस चीज को कंफर्म कर सकता है कि इस बंदे का टिकट कटेगा और इस प्रत्याशी को टिकट नहीं नहीं, मिलेगा। पर देरी क्यों? देरी क्यों? देरी क्यों? असमंजस की स्थिति क्यों? ये सवाल ये है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब डिसीजन उनको लेने में देरी हो रही है। मुझे लगता है कि वो सोच विचार करके कुछ डिसीजंस लेंगे, और इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा विनेबिलिटी के हिसाब से सही रहेगा,
तो मुझे लगता है कि ये वक्त तो नहीं लेना चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक कुछ लोगों की बात करेंगे तो इस बार आपने देखा है कि बहुत सारी जगह पे जो 2 बार लड़ चुके हैं या 2 बार जीत चुके हैं और अच्छे परफॉर्मर्स भी रहे हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताती हूँ कि मुंबई में नॉर्थ में गोपाल शेट्टी जी करके एक थे, या तो फिर आप देखेंगे मनोज कोटक जैसे बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे। दिल्ली में भी 1-2 अच्छे परफॉर्मर्स थे, लेकिन उनके भी नाम आफ्टर 2 टर्म्स कट गया है। तो शायद बीजेपी नए फेसेस ला रही है इन द सिचुएशन। और अगर आप वीके सिंह देखेंगे तो वीके सिंह ऑलरेडी 70 साल के ऊपर हो गए, तो हो सकता है कि वो नए किसी प्रत्याशी को लाने की कोशिश करे जो यंग फेस हो। दूसरी बात है कि बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वो डायनेस्टिक पार्टी नहीं है। तो इसके लिए अगर किसी ने अच्छे लेवल पे काम किया हो, ग्राउंड वर्क किया हो, तो शायद वो देख रहे हैं कि कोई और प्रत्याशी हो सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ लोग कई जगह से काफी सालों से जीतते आ रहे हैं और शायद बीजेपी चाहती है कि एक नया चेहरा है ताकि उस कॉन्स्टिट्युएंसी को एक नई एनर्जी मिले और लोग भी प्रभावित हो ऐसे नए प्रत्याशी से। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं, अभी बहुत टाइम है और अगर वो सोच समझ के कोई फैसला ले रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप देखेंगे जैसे रायबरेली, हम बहुत सारे कल पूरे सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अटकले लगाए जा रहे हैं कि एक महिला को मिलने वाला है जो काफी प्रबल प्रवक्ता रह चुकी है, लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्म आज नहीं कर सकता है। बीजेपी हर डिसीजन जो है वो क्लोज डोर में लेती है और उसके बाद जो नाम सामने आते हैं कभी कभी ये काफी आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो विनेबिलिटी देख रही है, वो ये देख रही है कि एक तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स न रहे, जैसे कि कोई प्रत्याशी 3-4 टर्म्स कर चुका है, उसके बाद में क्या उसी को कंटिन्यू करना है या उसी के परिवार को सीट देना है या फिर कोई नया ही ऑल टुगेदर नया ही फेस लाना है। तो ये एक मैसेज भी जा रहा है कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तीसरी बात है कि परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस अगर किसी की खराब रही हो, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा टाइम नहीं गया हो या कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि सर्वे पे भी काम होता है इसमें कि कुछ लोगों के नाम होते हैं और उसके बाद में अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई यंग कैंडिडेट है जिसके अगले 2 टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो ऐसे भी किसी प्रत्याशी को चुना जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रीएम्प्ट करना होगा कि किसे सीट मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। हालांकि हो सकता है कि बृजभूषण जी को सीट ना मिले क्योंकि उनका जो इमेज है वो काफी हद तक खराब हो चुका है, लेकिन बाकी जगह पे मुझे लगता है कि अभी भी हम कोई अटकलें नहीं लगा सकते। अभी भी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि कौन एक्चुअली आते हैं उन सीट्स पे। नहीं, बृजभूषण शरण सिंह को सीटें नहीं मिलेंगी क्योंकि अभी राहुल जी ने कहा कि शक्ति पर जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर वो ऐसा करेंगे तो एक बार फिर बीजेपी सवालों के घेरे में होगी। बैठे बिठाए विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ कैसरगंज में ही अपना प्रभाव रखते हैं क्या? आसपास के कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को भी टिकट मिल सकता है। उनके बेटे विधायक हैं, उनकी पत्नी को लड़ाया जा सकता है। सुनील शुक्ला जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरी बात यह है कि पीलीभीत से माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कटना तय है। वरुण गांधी का टिकट क्यों कटेगा आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि बीच में लंबे समय तक उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जहर उगले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी उनको फिर से एक्सेप्ट करेगी और उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। और अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो पीलीभीत से वरुण गांधी, लंबे समय से वरुण गांधी या उनकी मां सांसद रही हैं, उनका प्रभाव रहा है। बीजेपी के मिशन 80 को बड़ा धक्का पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास ज्यादा समय भी नहीं है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो पहले चरण में चुनाव होना है और पहले चरण में आप जानते हैं 19 अप्रैल को चुनाव होना है। ऐसे में
अब समय भी कहां रह गया है। इसलिए बीजेपी के भीतर कसमकस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत तरह की खींचतान नहीं है, तो बीजेपी इतना समय क्यों ले रही है? बीजेपी तो सीटों के डिक्लेरेशन में समय नहीं लेती, बहुत जल्दी फैसला करती है और जो भी सोचती है बहुत राफ साफ सोचती है और उस पर अमल करती है। फिर इन 25 सीटों पर जो मामला अटका है, क्या ये नहीं इशारा करता कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है? सुनील शुक्ला जी। कसमकस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति में। अगर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों में परिवारवाद के आरोप से बचना चाहती है, तो पीयूष गोयल साहब किसके प्रतिनिधि हैं? अनुराग ठाकुर साहब किसके प्रतिनिधि हैं? बांसुरी स्वराज जी किसके प्रतिनिधि हैं? चिराग पासवान जी को अपने साथ आप लेकर आए, आपने कहा वो दूरी बना करके रखी। अनुप्रिया जी के साथ आपके संपर्क हैं, वो किस तरह की पार्टी है, किसकी प्रतिनिधि है? परिवारवाद से अगर आपको इतना ही ऐतराज है और आप परिवार के लोगों को नहीं देना चाहते हैं, तो ये लोग तो पूरे पूरे परिवारवादी लोग हैं। अभी आप जो स्कूल चला रहे हैं कि गाजीपुर में मनोज सिन्हा के बेटे को टिकट मिलेगा, क्या यह परिवारवाद नहीं है? कैसरगंज से आप ही चला रहे हैं कि केतकी सिंह को या उनके पुत्र को टिकट मिलेगा, क्या यह परिवारवाद नहीं है? कहां पर ये स्थिति बन रही है कि आप परिवारवाद से अपने आप को अलग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा करती रही है। भ्रष्टाचार की अगर आप बात कर लीजिए, तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला आया है वो भ्रष्टाचार का पर्याय नहीं है? जितने भी आप बिहार में देखिए क्या हुआ। बात और एनडीए में आपने सीट शेयरिंग के मुद्दों को आप दावा कर रहे हैं कि मैंने एनडीए ने सॉल्व कर लिया। चिराग पासवान को जो लगातार उपेक्षित रहे हैं सरकार के दौरान, वो आपके साथ आ गए और पशुपत पार्टी से बाहर हो गए, उनको एक सीट नहीं दी गई। ये क्या है? जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तावड़े साहब ने घोषणा की कि बिहार में सीट शेयरिंग एनडीए की हो गई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं शामिल हुए। क्या यह आपसी असमंजस या कसमकस की स्थिति नहीं है? अभी आपने दिखाया कि बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। क्या नीरज शेखर जी परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं आते हैं? क्या महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, महाराष्ट्र में क्या सीट बंटवारा एनडीए के लिए सीट शेयरिंग स्थिति बहुत आसान हो गई है? अगर सीट शेयरिंग इतनी आसान है, आप बड़े व्यापक जनलहर पर सवार हैं, तो फिर राज ठाकरे को तोड़ के लाने की आपको क्या आवश्यकता है? आप तो कभी नहीं उनके साथ खड़े हुए, कभी भी आपके संपर्क उनसे नहीं रहे, लेकिन आप लेकर के आए कि आपको लगता है कि राजनीति में इसकी जरूरत है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती न हो। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है।